हाल ही में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी एनबीडीएसए ने अमन चोपड़ा और अमिश देवगन समेत अन्य एंकरों के शो पर कार्रवाई की थी। एनबीडीएसए ने एकतरफा रिपोर्टिंग पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इनके शो पर जुर्माना भी लगाया और साथ ही कहा कि इनके वीडियोज को तमाम प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। एनबीडीएसए समाचार और डिजिटल प्रसारकों द्वारा बनाया गया एक स्वनियामक यानी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। इसके करीब 125 चैनल सदस्य हैं। एनबीडीएसए ने कार्रवाई इंद्रजीत घोड़पड़े की शिकायत पर की है। 32 वर्षीय इंद्रजीत हमारे साथ हैं। आपका न्यूज़ लॉन्ड्री में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपकी हिम्मत को दाद दूंगा और आपसे सहानुभूति भी रखूंगा कि आप अमिश देवगन और अमन चोपड़ा के शो को देखते हैं, क्योंकि हम लोग न्यूज़ लॉन्ड्री में काम करते हैं, हमें पता है कि कितना मुश्किल होता है इनके शो को देखना। कैसा अनुभव रहता है, अगर आप थोड़ा बताएं। आपने एकदम सही कहा कि बहुत ही मुश्किल होता है इन शोज़ को देखना। और अगर हम सामान्य जनता की मतलब जैसे अगर ये शोज़ देखें और हमें देख के बुरा लगता है, अस्वस्थ लगता है, गुस्सा भी आता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि इन शोज़ के माध्यम से जिन समाजों को ये टारगेट करते हैं हर दिन, तो जी उनको कैसे लगता होगा। तो हालात मतलब बहुत ही खराब है, तो इसके बारे में तो सभी जानते हैं। जी। इंद्रजीत, फरवरी के आखिरी सप्ताह में एनबीडीएसए ने कई फैसले लिए जो आपकी शिकायत के आधार पर थे। बता सकती हैं वो क्या शिकायत थी? क्या आपने शो देखा, आपको लगा कि इस पे शिकायत मुझे करनी चाहिए? जी, ज़रूर। मैंने 3 अलग-अलग चैनल्स के खिलाफ केसेस दर्ज की थी। हम्म। टाइम्स नाउ, नवभारत, न्यूज़ 18 इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप। जी। और शिकायतें इसलिए दर्ज की थी क्योंकि ये सारे चैनल्स मुस्लिम समाज को एक तरीके से उनके खिलाफ बहुत सारा हेट फैला रहे थे और उनको उनके साथ भेदभाव कर रहे थे एक प्रकार का। हम्म। एनबीडीएसए ने बहुत साफ तरीके से कहा कि हर अंतर्धर्मीय रिश्ता, एक औरत और एक पुरुष के बीच में जो हर एक अंतर्धर्मीय हिंदू-मुस्लिम रिश्ता होता है, हम्म। वो हर रिश्ता लव जिहाद नहीं होता। तो ये चैनल्स जैसे लव जिहाद के बारे में अलग-अलग झूठ फैलाते हैं, बार-बार वही चीज़ दोहराते हैं। हालाँकि होम मिनिस्ट्री ने भी फॉर्मली रिस्पॉन्स दिया है कि लव जिहाद की कोई केसेस नहीं है उनके पास हम्म। और ये कोई ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम का तरीका नहीं है, लेकिन चैनल्स यही चीज़ बार-बार दोहराते रहते हैं। हम्म। और ये देख के मैं बहुत परेशान हो गया था और इसके वजह से समाज में भी बार-बार तुम सेम झूठ को अगर सुनते रहो तो लोग उसको उस पे विश्वास करने लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके खिलाफ अभी केस दर्ज करना ज़रूरी है और एनबीडीएसए ने चैनल्स को ये शोज़ हटाने को भी कहा है इंटरनेट से और उनके ऊपर कुछ पैसे भी उनके ऊपर फाइन भी लगी है। जी जी। हम जो हमारे दर्शक हैं वो जान जाएं कि आखिर ये किन शो पे कार्रवाई हुई थी, वो थंबनेल क्या चल रहे थे। इंद्रजीत, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको बधाई देना चाहिए, आपसे सहानुभूति भी रखनी चाहिए कि आप इन चैनलों को देखते हैं। आप अब तक लगभग 50 शिकायत दर्ज करा चुके हैं एनबीडीएसए में। क्या जी, मोटिवेशन है आपको, क्यों लगता है कि मुझे शिकायत दर्ज करानी चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि इस्लामोफोबिक खबरें चलती है, जी, एंटी मुस्लिम खबरें चलती हैं जानबूझ के। आपने जी, किसानों से संबंधित भी शिकायत दर्ज कराई है, जब किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा था। आपने जी, राकेश टिकैत से भी रिलेटेड एक फेक न्यूज़ पे आपने शिकायत दर्ज कराई थी, शायद जी न्यूज़ पे। तो जी, ऐसा क्या मोटिवेशन है? देखिए, निजी चैनल तो जो भी टीआरपी के लिए कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। जो टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रहा है डीडी न्यूज़, वो भी इस्लामोफोबिक खबरें चलाता है। पूरा शो चल जाता है। एक एमपी के लोकसभा में दिए हुए बयान के आधार पे झारखंड का इस्लामीकरण हो रहा है, पूरा शो चल जाता है। तो आपका जी, क्या मोटिवेशन है कि मुझे इसकी शिकायत दर्ज करानी है, और क्यों करानी है? मोटिवेशन कहाँ से आता है? ज़रूर। देखिए, आप 10 साल पहले की अगर आप सोचें तो टेलीविज़न पे इतने खुले तौर से लोग इस तरीके की नफ़रत नहीं फैलाते थे। न्यूज़ चैनल तो बिल्कुल ही नहीं, मुझे जहाँ तक याद है। मैं कभी नहीं टीवी पे ऐसी खबरें देखता था। लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ें बढ़ते गई और अब हम उस मुकाम तक पहुँच गए जहाँ आजकल तो दिन-रात मुस्लिम लोगों के खिलाफ हर तरह की चीज़ें कही जाती है। अलग-अलग टाइप के जिहाद जो इन लोगों ने डिस्क्राइब किए हैं, पॉपुलेशन जिहाद हो, थूक जिहाद हो और पता नहीं क्या-क्या लव जिहाद हो। क्योंकि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जाती तो इससे उनको और ताकत मिलती है और उन्हें लगता है कि
ये लोग ऐसे ही अब चालू रख सकते हैं अपना नफरत फैलाने का प्रयोग, और कोई कुछ नहीं करेगा। हम्म। तो इसी चीज से मतलब पूरी तरह से परेशान होके मुझे लगा कि ये कदम मुझे उठाना चाहिए। मुझे थोड़ी बार बहुत नॉलेज थी इन चीज़ों के बारे में, लीगल लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी बहुत समझ में आती है। इसलिए एनबीटीएसए की जो भी प्रोसेस है वो समझ कर, और एक दो केसेस शुरू में फाइल करके जब उसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई, तो मैंने सोचा कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ, और ये काम घर बैठ के ऑनलाइन बिना किसी शुल्क के मैं कर सकता हूँ, तो क्यों ना करे। हम्म। और मोटिवेशन बस यही था कि मैं खुद एक ऐसे समाज को बिलोंग करता हूँ जिसके खिलाफ सदियों से बहुत सारा अत्याचार होते जा रहा है। मैं एक एलजीबीटीक्यू पर्सन हूँ। तो मैं जानता हूँ एक तरह से कि जब आपके खिलाफ भेदभाव होता है, आपके खिलाफ समाज में गलत गलत जानकारी फैलाई जाती है, फेक न्यूज़ के द्वारा या द्वेष फैलाया जाता है, तो कैसे महसूस होता है जब आपको कोई घर देने से इनकार करे, जब आपके साथ में कोई बैठने से इनकार करे, नौकरियों से आपको मतलब एप्लीकेशन और आपका नाम देख के या आपका सेक्सुअल आइडेंटिटी देख के आपको अगर रिजेक्ट कर दिया जाए, तो इससे कैसे लगता है, क्या महसूस होता है, ये कुछ हद तक मैं जानता हूँ। तो मैं यही मुझे लगता था कि अगर मेरे तरह ही या मेरे समाज की तरह ही अगर किसी और समाज के खिलाफ भी, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार युवा हो, या मुस्लिम समाज हो, हम्म। किसी के साथ भी अगर ऐसा कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो और वो भी मीडिया चैनल्स के द्वारा, तो मुझे एक तरीके से ये बर्दाश्त नहीं होता। हम्म। और क्योंकि मुझे एक लेवल का ये प्रिविलेज है कि मैं ये भाषा समझता हूँ, मुझे ये खुद से ये केसेस रिप्रेजेंट करना आता है, हम्म। और मेरे पास समय भी है ये काम करने के लिए, तो इसलिए मैं ये केसेस दर्ज करता हूँ। ये सही समय मैं ये पूछ लूँ कि आप प्रोफेशनल लाइफ में क्या करते हैं, अपने बारे में, क्योंकि आपने बताया कि मुझे थोड़ी इसकी समझ है कानून की, जी। एनबीडीएसए की, तो आप अपने लाइफ में, ये तो एक आपका पार्ट टाइम है कि आप शिकायतें जी। दर्ज कराते, आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, या अपने बारे में अगर थोड़ा बता सके, जितना बता जरूर सके। जरूर। मैं शिक्षण मेरा इंजीनियरिंग में हुआ है, मैंने बीटेक किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अच्छा। उसी के दौरान टेक्नोलॉजी रिलेटेड लॉस के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई कोर्स में भी करनी पड़ती है, और उसके बाद में भी अगर आप टेक्नोलॉजी के पॉलिसी साइड में अगर कुछ काम कर रहे हो, तो आपको जागरूक रहना पड़ता है कि किसी भी देश में या दुनिया में किस तरीके के प्राइवेसी लॉज है, डिजिटल राइट्स से रिलेटेड लॉज है। हम्म। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैंने था। और ज़्यादातर मेरा समय जाता है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए, जो मैं सामाजिक कार्य करता हूँ उसमें बहुत सारा मेरा समय जाता है। और उसके थ्रू मैंने बहुत सारा अलग अलग टाइप के न्याय व्यवस्था के बारे में और इंडिया में जो भी कानून है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। हम्म। हम मेरी एक संस्था है यस वी एग्जिस्ट नाम की, हम्म। जिसके थ्रू हम भारत के जो युवा एलजीबीटीक्यू लोग हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अगर वो किसी तरीके के परेशानी में हो। और यही काम करते करते पढ़ना पड़ा। हम्म। और कई बार लॉयर्स अवेलेबल नहीं होते, या सपोर्ट जिस तरीका का तुम एक्सपेक्ट करोगे वो अवेलेबल नहीं होता, तो खुद से कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। अगर पुलिस स्टेशन की कभी चक्कर लगानी पड़े, तो वहाँ अगर तुम्हें थोड़ी बहुत लॉ के बारे में जानकारी हो तो आसानी होती है केसेस दर्ज करवाने में। जी। तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, और आज उस मुकाम तक पहुंच गया हूँ कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो तो वो मैं शायद समझ सकता हूँ। तो ये जो आप मीडिया को देखना शुरू किए, या मीडिया चैनलों को लेकर शिकायत दर्ज कराना शुरू किए, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, वो कौन सा पिन पॉइंट था? जैसे आपने कहा कि मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ जहाँ मुझे पता है कि किसी को, किसी का उत्पीड़न हो, किसी को नीचा दिखाया जाए, तो वो पता चल जाता है। तो आपको कब लगा कि ये ऐसा है जो किसी कम्युनिटी को, चाहे वो किसान हो, चाहे मुस्लिम हो या दलित हो, उनको डिफेम किया जा रहा है, उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है? जी। और इसी के साथ एक सवाल और भी मैं जोड़ देता हूँ कि आप खुद न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, या जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट वायरल हो जाता है जब ऐसी हरकतें न्यूज़ चैनल के एंकर्स करते हैं, तो जी। ये दोनों को अगर आप बता सकें। जी। शुरू में तो मैं न्यूज़ ये टेलीविजन माध्यम से तो न्यूज़ नहीं कंज्यूम करता था, मेरे पास टीवी भी नहीं था कई सालों तक। लॉकडाउन के दौरान जब मुझे अपने परिवार के घर वापस आना पड़ा था, अपने जहाँ काम करता था वहां से छोड़ के, तब मैंने टीवी न्यूज़ देखना शुरू किया। हम्म। और तब आई थिंक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हाँ। तभी भी उनका देहांत हुआ था। तो उनके परिवार के अगेंस्ट, उनके एक्स गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट बहुत ही खतरनाक तरीके से न्यूज़ मीडिया ने उनको परेशान कर दिया था, हैरान कर दिया था। और उसी दौरान पुणे और मुंबई जो दो शहर है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, तो कुछ न्यूज़ चैनल्स थे जो इन शहरों को कोरोना बॉम्ब कहने लगे थे।
और एक तरीके से मुस्लिम समाज को भी टारगेट किया जा रहा था कोविड के लिए। जी। और जो मजदूर थे जो मुंबई पुणे छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन के यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही थी, तो उन्हें भी कोरोना बॉम्ब कहा जा रहा था। हम्म। तो उस समय ऐसे शब्द किसी भी समाज के लिए जब मैंने सुने, तो मुझे लगा ये तो बेहद गलत है। आप जो मजदूर अपने परिवार के पास जाने की कड़ी कोशिश कर रही है, उनको किसी की सहायता नहीं है, ना सरकार की ना किसी और की, चल के जा रहे हैं इतने सारे किलोमीटर, और उनको आप कोरोना बॉम्ब कह रहे हो। ये दो शहर है पुणे मुंबई जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे त्रस्त है, इस महामारी से। वहां पे आप इन शहरों को कोरोना बॉम्ब कह रहे हो, तो वहां पे जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जिनको बाद में कोविड योद्धा या पता नहीं कुछ तो कहा गया था, बाद में बहुत तो सर्टिफिकेट बांटे गए थे। हाँ, तो उन पे मानसिक तौर पे क्या असर होता है जब आप उनको ऐसे बॉम्ब या ऐसी कुछ चीजों से कहते हो। तो ये सारा देख के मैंने तब पहली शिकायत दर्ज की थी। पहली केस सुशांत सिंह राजपूत के केस में थी, और दूसरी ये कोरोना बॉम्ब के बारे में थी। मुझे लगता है कि हम मतलब 10-12 साल से मैं भी मीडिया देख रहा हूँ, टीवी मीडिया खासकर। मुझे लगता है कि भारतीय टेलीविज़न मीडिया का जो सबसे बुरा दौर दो रहा, एक रहा कोविड में रिपोर्टिंग, जब तबलीगी जी जमात को सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने लगा, और थूक जिहाद की एंट्री होती है उसी दौर में। जो सब्जी विक्रेता है उनसे लोग सब्जी खरीदना बंद कर दिए। जी उसी वक्त सुशांत राजपूत प्रकरण और रिया चक्रवर्ती के पीछे जिस तरीके से उनके बंगाल कनेक्शन को लेकर कि कैसे वो ये करती हैं, जादू टोना, कितना कुछ चला उस वक्त, और आप उसी वक्त आपको लगा कि टीवी मीडिया सबसे बुरे दौर में जा रहा है। जी जी। काफी क्रिएटिवली ये लोग अलग अलग, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि इतनी क्रिएटिविटी आते कहाँ से है। थूक जिहाद का एपिसोड जब मैंने देखा था, जहाँ पे ये लोग अलग अलग वीडियोस इकट्ठा करके, सारे फेक न्यूज थे जी वैसे, जी। और ये लोग फैलाना चाह रहे थे कि मुस्लिम समाज अपनी थूक लगा के सब्जी बेचता है या खाना बेचता है होटलों में। तो मतलब कौन सोचता होगा ये चीजें, मुझे ऐसे लगता है। और ये एनबीडीएसए के जब हियरिंग होता है केस का, जी। तब ये चैनल के संपादक और उनके लॉयर्स आके, जब साफ साफ पता होता है कि ये झूठ है, जब जहाँ पे मैं बहुत सारा एविडेंस भी प्रोवाइड करता हूँ कि ये वीडियो कहीं और का है, इसको ऑलरेडी आप ही के चैनल ने फैक्ट चेक किया था 4 साल पहले, तो ये सारा एविडेंस देने के बावजूद चैनल के संपादक और उनके लॉयर्स इसको डिफेंड करते हैं, तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मतलब इनका क्या मोटिवेशन होता है इस हद तक जाने के लिए, जी। कि जहाँ 4 साल पहले ये खुद चैनल उस वीडियो को फैक्ट चेक कर रहा था, वो अभी वही झूठ फिर से फैला रहा है। इंद्रजीत, मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ हो कोर्ट सुनवाई के अंदर, क्योंकि आप खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जब जी आपको लगा हो कि किस लेवल की बात एडिटर कर रहे हैं, जब उनको पता है, कोई इंटरेस्टिंग अगर कुछ याद हो आपको? जरूर। अभी एक दो कुछ रिसेंटली एक हियरिंग हुआ था जहाँ पे मैंने बागेश्वर बाबा को एक चैनल ने इनवाइट किया था इंटरव्यू के लिए, हम्म। और उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, और वो कई कई टाइप के हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत, और मुसलमान लोग को जो राम नहीं, जय श्री राम नहीं बोलेगा उसको मार देना चाहिए, इस तरीके की भाषा वहाँ और इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसके खिलाफ मैंने केस फाइल की थी। तो हियरिंग के दौरान जो चैनल के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको पूछा गया कि आपने क्यों बुलाया। वैसे एनबीडीएसए का ऑलरेडी एक उनका गाइडलाइन है कि जो लोग इस तरीके की टिप्पणी की करते हैं और उसके लिए जाने जाते हैं, तो उनको शो पे ना बुलाए। हम्म। तो जो एनबीडीएसए बोर्ड है, उन्होंने उस चैनल से पूछा कि इनको आपने क्यों बुलाया। तो चैनल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एडिटर थे, उन्होंने कहा कि इन्हें तो सब बुलाते हैं और ये हर जगह ऐसी चीजें कहते हैं, तो पब्लिक में इनके बारे में इंटरेस्ट है, इसलिए हमने बुलाया। तो मतलब मैं भी, मतलब ये बात सुन के सब हंसे, मैं भी हंसा कि आप गाइडलाइन होते हुए, जब आप खुद ही कह रहे हो कि हाँ ये तो ऐसी बातें कहते ही है इसलिए हमने बुलाया। एक तरीके से उन्होंने सच ही कहा कि हम्म। ये बाबा जो है इस तरीके की बातें करते हैं, इसलिए तो उन्होंने उनको बुलाया। हम्म। लेकिन ये गाइडलाइंस के खिलाफ है और इस तरीके की खबरें नहीं चलानी चाहिए। इंद्रजीत, अगर कोई चाहे एनबीडीएसए में शिकायत करना, क्या जी प्रोसेस है, कैसे आप उस केस के अंतिम परिणाम तक पहुंचते हैं? अगर आप हमें थोड़ा जी प्रोसेस बता सकें, ताकि जो लोग, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री को काफ़ी लोग देखते हैं जो मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर उनको जी लगे कि शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो हर जगह यही चल रहा है, 24 घंटे में मुझे लगता है 22 घंटे यही सब खबरें चल रही है जिसमें शिकायत हो सकती है, तो थोड़ा जी जी। प्रोसेस बता सकते हैं आप? जरूर जरूर। और आपने मुझे पहले एक सवाल पूछा था कि क्या मैं न्यूज़ कंज्यूम हाँ करती हाँ। हूँ, कर ये मुझे कहाँ से मिलता है। तो काफी सारे लीड्स मुझे न्यूज़ लॉन्ड्री के न्यूज़ शो से ही मिलते हैं, जहाँ पे मनीषा हफ्ते दर हफ्ते एक से एक खजाने
निकाल के हमारे सामने रखती है, तो कई बार मुझे वहां से ये लीड्स मिलती है। जी। लेकिन मैं भी यूट्यूब के उनके रिकॉर्डिंग्स अब तो लाइव यूट्यूब पे भी दिखता है, तो भले ही मेरे पास टेलीविजन ना हो, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि क्या दिखा रहे हैं। हम्म। और अब तो मुझे वो टर्म्स भी पता चल गई है कि किस टर्म से सर्च करना है, ताकि सबसे खराब से खराब उनके शोज ऊपर आ जाए। जी। इनकी प्रोसेस काफी सरल है। जैसे ही कोई ऐसा शो आ जाए जो आपको लगे कि ये एनबीडीएसए की गाइडलाइंस या मीडिया की गाइडलाइंस वायलेट करता है, तो एक हफ्ते के अंदर आपको उस मीडिया चैनल को एक ईमेल करना होता है। हम्म। उनके जो लीगल हेड होते हैं या संपादक होते हैं, उन्हें ईमेल करना होता है। और एनबीडीएसए के वेबसाइट पे सारे मीडिया चैनल्स के ईमेल्स दिए गए हैं जो एनबीडीएसए के मेंबर्स हैं। और ईमेल में आपको उस शो का लिंक, वो शो किस चीज के बारे में था, और आपको उस शो के किस पार्ट से आपत्ति थी और क्यों आपत्ति थी, हम्म। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देनी होती है। उसके बाद चैनल की जिम्मेदारी होती है कि वो एक हफ्ते के अंदर आपको रिप्लाई करे। अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, या फिर उनके दिए गए रिप्लाई से आप संतुष्ट ना हो, तो फिर आप एनबीडीएसए को तुरंत ईमेल कर सकते हो। आप बता सकते हो कि ये शिकायत हमने की थी, उसकी कॉपी सबमिट करनी होती है। और चैनल का रिस्पांस जो आया होता है या नहीं आया, तो वो बताना होता है, तो वो सबमिट करना होता है। और बोलना होता है एनबीडीएसए को कि आप क्यों असंतुष्ट हो जो चैनल ने रिस्पांस दिया, आपको क्यों लगता है कि ये जो उन्होंने शो किया वो मीडिया गाइडलाइंस के प्रावधान में नहीं था। तो उसके बाद एनबीडीए से आपकी शिकायत को कंसिडर करता है, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या आपको एक हियरिंग देना है। हियरिंग मतलब एक ऑनलाइन मीटिंग होती है, हम्म। जहाँ पे आपको अवसर मिलता है आपका पक्ष रखने के लिए। हम्म। तो अगर उन्हें लगता है कि आपके कंप्लेंट में कोई तथ्य है, तो करीबन 2 से 3 महीने बाद हियरिंग की आपको डेट मिलती है। ऑनलाइन आपको इस मीटिंग में अटेंड करना होता है। आप खुद आपका पक्ष रख सकते हो, या फिर आप कोई लॉयर हायर कर सकते हो, या फिर आपके जान पहचान का कोई भी व्यक्ति जो आपको लगे आपके कंप्लेंट के बारे में सही तरीके से वहां पक्ष रख सके, उनको आप नॉमिनेट कर सकते हो। और उस बोर्ड में एनबीडीएसए के मेंबर्स होते हैं। उनके चेयरपर्सन एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जस्टिस ए के सिकरी। और उसके अलावा काफी सारे मेंबर्स हैं। तो उनके सामने आपको एक्सप्लेन करना होता है कि शो आपको क्यों लगा गाइडलाइंस के खिलाफ था। और कई बार ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देने की जरूरत पड़ती है। मुझको काफी समय लगा लगा इस बोर्ड को कन्विंस करने के लिए कि जो ये चैनल्स का तरीका है, जो जनता के सवाल बोल के उसके अंडर बहुत सारे अपने ही सवाल वो लोग पास कर देते हैं, और वो हम्म। सवाल बेहद बंटवारा, समाज में बंटवारा करने टाइप होते हैं। हम्म। तो चैनल्स कहते हैं ये जनता के सवाल होते हैं, लेकिन अक्सर में तो उन्हीं के होते हैं। तो एनबीडीए को ये कॉन्टेक्स्ट बताना इसके बारे में कि ये ट्रेंड है, ये बहुत सारे चैनल्स कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनको सफिशिएंटली कन्विंस करने के लिए तुम्हें ये एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। और ये सब होने के बाद फिर करीबन 1-2 महीने बाद फिर उनका डिसीजन आता है। तो डिसीजन देने में उनके पास 3 पावर्स होती है। हम्म। एक तो वो कह सकते हैं कि वो ये जो प्रोग्राम था वो वायलेटिंग था, उनके गाइडलाइंस के खिलाफ था, और इसलिए ये शो ऑनलाइन मीडिया से हर सारे प्लेटफॉर्म से निकाल दिया जाए। दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि वो फाइन लगा सकते हैं चैनल्स के खिलाफ, और 1 लाख रुपए तक ही वो फाइन लगा सकते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं कि 1 लाख रुपए से तो क्या होगा, कि हाँ सही है ये बात, 1 लाख रुपए से तो कुछ नहीं होगा, ये चैनल्स को तो करोड़ों रुपए मिलते होंगे एडवर्टाइजमेंट्स थ्रू। लेकिन एनबीडीएसए की जो पावर्स है, तो उन्हें 1 लाख रुपए तक ही फाइन लगाने का पावर है। और थर्ड उनके पास एक पावर है जो अक्सर नहीं यूज की जाती, वो है कि कंसर्न्ड अथॉरिटी को बताना कि इस चैनल का लाइसेंस रद्द किया जाए। तो इस केस में कंसर्न्ड अथॉरिटी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हम्म। टेक्नोलॉजी। तो वो तो हम जानते ही है कि अगर मिनिस्ट्री को अगर कोई बता दे कि किसी चैनल का लाइसेंस रद्द कर दे, तो वो तो होने से रहा। तो हम्म। ये पावर मैंने तो आज तक जहां तक देखा है कभी यूज नहीं हुई है। हम्म। अभी तक आपने लगभग 50 शिकायतें की है, कितनों में मतलब इस तरीके का फैसला है कि शिकायत पे कार्रवाई हुई? क्या प्रोसेस लंबा खिंचता है? क्योंकि आप कह रहे हैं मैं आप तो एक तरीके से मकसद के साथ लगे रहते हैं चीज़ों को एक परिणाम तक पहुंचाने में, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो जो कुछ और मतलब वो अपनी नौकरी से समय निकाल के इसको कर रहे होंगे। कितना समय लगता है, कितना दिन आपको अपने आप को वहाँ पे बताना पड़ता है, कितना दिन इसमें लग जाता है पूरे प्रोसेस में? अब क्योंकि मुझे आदत हो गई है और मुझे पता है क्या प्रोसेस है, तो ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 घंटे से हर केस के पीछे मेरा टाइम नहीं जाता। क्योंकि अब आदत हो चुकी। शुरू में काफी टाइम जाता था ये काम करने के लिए। और ज्यादातर समय मेरा उसमें जाता है कि जब ऑर्डर आ जाती है। हम्म। वैसे 90% केसेस में सारी ऑर्डर्स मेरे पक्ष में ही आई हैं। हम्म। और इसमें मेरा कोई ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है नहीं, इनके शोज ही इतने
खराब थे कि जी। मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा ये पॉजिटिव ऑर्डर्स पाने के लिए। हुँ, तो मेरा ज्यादा समय जाता है जब कोई ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को पब्लिसाइज करने में, हुँ, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं होता कि चैनल्स को 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। जी। क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को पता चले हुँ, कि जैसे हालांकि केस में, हुँ, राइट, कि लव जिहाद के बारे में तुम ऐसे ही ये टर्म नहीं यूज कर सकते, और कोई भी अंतर धर्मीय रिश्ता लव जिहाद नहीं होता। जी, तो ऐसे ऑर्डर्स को ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी देने में मेरा काफी टाइम जाता है, अलग अलग न्यूज मीडिया चैनल्स को फिर अप्रोच करना, उनके साथ ऑर्डर शेयर करना, उनके साथ इंटरव्यूज करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो ऑर्डर्स आई है उस ऑर्डर्स का जो क्रक्स था वो लोगों तक पहुंचाने में ज्यादा समय जाता है। और ये जो एनबीडीएसए फैसला लेता है फाइन लगाना हो या बोलना कि आप वीडियो को हटाएँ, ये चैनल्स जो उनके अंदर उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो मानते हैं या कई बार ऐसा होता है कि वो मानते भी ना हो, ऐसा कभी आया? ज्यादातर चैनल्स मानते हैं। जी। कुछ चैनल्स है जो तुरंत नहीं मानते। हाँ, जैसे अभी एक जो फैसला आया था इंडिया टुडे ग्रुप के अगेंस्ट, जहाँ पे उन्होंने एक होमोफोबिक शो किया था, एंटी शो किया था। हाँ, तो उनको 7 दिन के अंदर वो वीडियो इंटरनेट से हटाने को कहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी भी वो वीडियो ऑनलाइन है। जी, तो मैंने फिर कल फिर से एक ईमेल किया है एनबीडीएसए को बताते हुए। तो आशा है कि वो जल्दी वो वीडियो हटा देंगे। जी, जी। ये जैसे हम बाकी शहरों में देखते हैं, बाकी देशों में, भारत के अलावा बाकी देशों में कि अगर कोई ऐसा कंटेंट बनाता है जो समाज को डिवाइड करता हो, तो लोग उसके स्पॉन्सर को बोलते हैं कि आप ऐसे शो को क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं? तो वो जी वापस भी ले लेते हैं, खासकर अमेरिका के संदर्भ में देखें तो। भारत में देखिए तो न्यूज़ लॉन्ड्री एक पूरा एपिसोड करता है उस पे कि कैसे कौन से ऐसे शो पे कौन स्पॉन्सर्स है। लेकिन जी स्पॉन्सर साथ साथ छोड़ते हैं और चैनल्स का दावा है जिस चैनल पे अभी आपके शिकायत पे कार्रवाई हुई है न्यूज़ 18, वो अपने आप को टॉप नंबर 1 चैनल बताता है टीआरपी के मामले में। तो उसे जी। टीआरपी भी आ रही है। तो फिर आपको लगता है कि ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका कोई असर पड़ रहा है? क्योंकि आदत में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा ना, वो वही जी हरकतें अगर बोलें इसको हरकत बोलें तो कंटिन्यू है। आज भी जी। वही हो रहा है, आप इतनी शिकायतें आप कर चुके हैं। तो क्या आपको देख के लगता है कि एनबीडीएसए की कार्रवाई ज़्यादा किफ़ायती नहीं, इस मामले में कुछ और भी होना चाहिए? आपने सही कहा कि ये जो काम है इसका जो इम्पैक्ट है वो उतना विजिबल नहीं है। हुँ, हाँ, ऐसा तो नहीं हो रहा कि इतने केसेस फाइल करने के बाद किसी चैनल ने बंद कर दिया नफरत फैलाना। हुँ, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि हम अपने हाथ में जो है वो करना बंद कर दे, जी, राइट। वरना तो खुली छूट दे दी अगर इन चैनल्स को, तो उनका तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरा बस यही होता है, इसके पीछे जो मेरा इरादा होता है वो वही होता है कि जो ऑर्डर्स आती है, जैसे मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके बारे में तथ्य पहुंचे। जैसे अगर कोई फेक न्यूज जब उन्होंने थूक जिहाद के बारे में फैलाई थी, तो उसका ऑर्डर आने में एटलीस्ट 1,000, 10,000, लाख लोगों को तो पता चल गया था कि वो जो शो था थूक जिहाद के बारे में वो झूठ था और ऐसा नहीं होता असल में। जी, तो बस मेरा इरादा यही होता है कि समाज में इसके बारे में जो सच है वो पहुंचे। एक तरीके से पर्सनल लेवल पे मेरे लिए ये अपना आक्रोश जाहिर करने का भी एक तरीका है। जी, भले ही उससे कुछ ज्यादा बड़े बदलाव आए या ना आए, लेकिन मुझे एक मौका मिलता है कि मुझे जो आपत्ति है हमारे समाज में जो हो रहा है उसके खिलाफ आक्रोश पीसफुल तरीके से डिस्प्ले करने का एक तरीका है। और मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे शायद चेंज आ रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे जी न्यूज के खिलाफ मैंने शुरू में बहुत सारी केसेस मैक्सिमम जी न्यूज के खिलाफ होती थी। जी, धीरे धीरे उनके एंकर्स के खिलाफ जैसे बहुत सारी ऑर्डर्स आने लगी। तो मुझे पता नहीं इसके वजह से हुआ या नहीं, लेकिन वो 2-3 एंकर, अमन चोपड़ा हुए, सुधीर चौधरी है हुए, वो चैनल छोड़ के फिर कहीं और चले गए। और पता नहीं उसके बाद फिर जी न्यूज पे किस तरीके का असर हुआ होगा। तो मैं भी इसका श्रेय नहीं लेना चाहता, लेकिन शायद हो सकता है कि मे बी वो कंप्लेंट्स बढ़ रही थी, हुँ, इसलिए शायद उनको छोड़ना पड़ा। और उसी तरीके से एक तरीके का चैनल्स को भी पता होना चाहिए, एंकर्स को भी पता होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है। हालांकि उन्होंने शुरू किया है एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी को टारगेट करना, ज्यादातर हम एंटी मुस्लिम शोज देखते हैं। हुँ, लेकिन जब ये मैरिज इक्वालिटी का, सेम सेक्स मैरिज का केस जब सुप्रीम कोर्ट में चला, हुँ, तब हमने देखा कि कुछ चैनल्स एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी को भी बहुत टारगेट करने लगे। तो उसके खिलाफ केसेस दर्ज करने के बाद एनबीडीएसए ने अभी गाइडलाइंस जारी की है चैनल्स के लिए कि जब आप एलजीबीटीक्यू समुदाय के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो हुँ, एक तरीके से ये मैं अपनी विक्ट्री समझता हूँ कि ये मैंने कदम उठाए, इसलिए आज वो गाइडलाइंस आई है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम इतना ही कर सकते हैं। जी, जी। तो जितना हमारे हाथ में है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने तरीके तौर से। आपने थोड़ा-सा बता भी दिया, लेकिन मेरा अगला सवाल यही था
कि जब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर रिपोर्टिंग होती है या उनके उनको लेकर बात भी होती है, अगर ऑन कैमरा ना सही ऑफ कैमरा भी, तो जी एक अलग तरीके का परसेप्शन होता है। जब जी दिल्ली में जब परेड होता है तब थोड़ा कलरफुल तस्वीरों के लिए लोग वहाँ जाते हैं, उस दिन तस्वीरें छप जाती हैं। जी लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी, तब भी बहुत अलग अलग तरीके की बातें की गई। तो जी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को भारतीय मीडिया किस तरीके से दिखाता है आपको, जी क्योंकि आप उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको पता है कि कितना कहाँ कब कहाँ कितना दुख पहुंच सकता है। तो थोड़ा जी वो बताएं हमें। हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं तो ज्यादातर भारतीय मीडिया एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के सपोर्ट में रही है। हम्म। जब 377 का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था हम्म। डिक्रिमिनलाइजेशन का, तब कई सारे मीडिया चैनल्स सपोर्ट में रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसके पीछे मुझे रीजन ये भी लगता है क्योंकि पब्लिक सपोर्ट तब बहुत था सोसाइटी में, इसलिए मीडिया चैनल्स भी उसी सपोर्ट को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जब हमें थोड़े से हक मिल जाते हैं और जब हम और हक मांगने की कोशिश करते हैं, और ये कोई स्पेशल हक नहीं है, ये इक्वल हक जो हम कोई स्ट्रेट आदमी हो तो उसी के इक्वल हक हम जब मांगने की कोशिश करते हैं, जैसे शादी करने का हक हो, हम्म। तो तब लोगों को आपत्ति हो जाती है। तब मीडिया चैनल्स एक पैर अपना पीछे ले लेते हैं, सपोर्ट का हाथ छोड़ देते हैं। हम्म। और जब सरकार भी इसके ऑपोजिशन में हो, तो जो मीडिया चैनल्स सरकार की आवाज बनकर बैठे हैं, तो वो जाहिर सी बात है, जो पहले अपने आप को एलाई कहते थे, मतलब सपोर्टर्स कहते थे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के, वो अभी पूरी उल्टी बोलती बोलने लगे हैं। तो यही केस मैंने देखी थी इंडिया टुडे के बारे में, जहाँ पे वही मैरिज इक्वालिटी केस सुप्रीम कोर्ट का जब चल रहा था, तब उन्होंने कई इस प्रकार के फोटो एडिट करके बनाए थे, ताकि देखने वाले स्पेशली माँ बापों के मन में डर बैठ जाए कि अगर हमारा बेटा या बेटी लेस्बियन या गे हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, तो हाय अल्लाह, ये किस तरीके की बहू या बेटा घर लाएगा, दामाद घर लाएगा। तो ये सुधीर चौधरी जी का उस समय रिपोर्टिंग था। उसके बाद भी इंडिया टुडे ग्रुप की ही एक पूजा शाली नाम की एंकर थी, उन्होंने भी दिखाया था कि देखो देखो, वेस्टर्न देशों में किस तरीके की ये लोग गंदगी फैला रहे हैं, रस्तों पे नंगा नाच कर रहे हैं। तो हालांकि जब हियरिंग हुआ तब कह रहे थे कि हम तो होमोफोबिक नहीं है, हम तो बस दूसरे देश में क्या हो रहा है वो दिखा रहे थे। लेकिन दूसरे देशों के भी मुद्दे ये लोग इस तरीके से गिने चुने चुन चुन के उठाते हैं, ताकि वो एक मुद्दा उठा के पूरे समाज को तुम एक ही ब्रश से पेंट कर सको, जैसे बिल्कुल। कि मुस्लिम समाज के साथ होता है। कहीं कोई एक अपराध करता है और ये लोग दिखाते हैं कि सारे के सारे मुस्लिम मर्द एक जैसे हैं। तो वही हमारे साथ इन चैनलों ने किया था, और इसी के खिलाफ मैंने फिर कंप्लेंट जाहिर की थी। हियरिंग्स के दौरान ये चैनल्स उस हद तक जाते हैं कहने में जी। कि हम तो सपोर्टर्स हैं, हमने तो ये भी किया है, हमने तो वो भी किया है, ये तो गलत है हमारे खिलाफ। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि एनबीडीए से उनके झूठ पकड़ लेता है, और जो भी ऑर्डर देता है वो मेरे फेवर में आई है इन केसेस में। मुझे डर इसी बात का है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये एलजीबीटीक्यू मूवमेंट इंडिया में आगे बढ़ता जाएगा और हमें और हक मिलेंगे, और हम और आगे के हकों के लिए हमारी लड़ाई लड़ेंगे, तो ये चैनल्स और हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। इस बात का मुझे डर है, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ यूएस मीडिया में इसी तरीके का आज माहौल है, जहाँ पे बहुत एक वर्ग है उनके मीडिया का जो बहुत बुरी बुरी चीजें बोलता है, नफरत फैलाता है, झूठी खबरें फैलाता है एलजीबीटीक्यू लोगों के खिलाफ। हम्म। तो मुझे डर है कि आगे जाके जैसे हम ज्यादा सशक्त होंगे, हम्म। तो कुछ मीडिया चैनल्स इंडिया में उस तरीके के बन जाए। इसलिए जो एनबीडीए का ऑर्डर आया है, जहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस जारी की है, तो उससे मुझे काफी खुशी है। हम काफ़ी देर तक बात कर चुके हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप जोड़ना चाहते हो, जो हमारे दर्शकों को बताना ज़रूरी है, तो आप बता सकते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि हम सब में कुछ ना कुछ क्षमता है, जी। जो आज का स्टेटस को है हमारे समाज में जो स्थिति है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की, उसको बदलने की हम सब में अलग अलग लेवल की क्षमता है। तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए तो कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। कई सारे लोग हैं जिन्होंने पूरी उम्मीद ही छोड़ दी है जी। कि इंडिया तो मतलब पूरा बर्बाद हो चुका है, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कई लोग देश छोड़ देते हैं या फिर खबरें देखना ही बंद कर देते हैं, खबरों के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं करते। तो मैं बस इतना, मुझ में थोड़ी सी उम्मीद है, जी। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि उस उम्मीद को बस जगाए रखना पूरा। अगर आप भरोसा ही अगर आपका उड़ जाएगा, तो फिर इसके आगे के दिन तो और भी भयानक होंगे। तो इसलिए आपके समान विचारधारा के लोगों से जुड़े, इन चीजों के बारे में बात करते रहे, और अपने ओर से जो भी हो सके
उस लेवल तक कोशिश करते रहे, भले ही वो आपके फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को बताना हो कि आपने जो खबर शेयर की है वो गलत है, या फिर आपके किसी दोस्त को बताना हो कि आप जो काम कर रहे हो, जो खबर फैला रहे हो वो झूठी है। तो थोड़ा सतर्क रहे और आपके ओर से जो भी हो सके वो कोशिश करते रहे। और छोटी-छोटी कोशिशों से ही तो चीज़ें बेहतर होती है। आपने इतनी शिकायत दर्ज कराई, अब समाज में इस बार काफ़ी ये जो फैसला है तो काफ़ी खबर छपी, हर जगह खबर छपी है। तो उन एंकर्स को लेकर एक बहुत सारे लोगों में एक प्रेम होता है, तो उनको पता चलेगा कि एंकर्स ने ऐसा काम किया है कि उन पे जुर्माना लगा है 50,000 का, लाख रुपए का, उनके शो को हटाने के लिए कहा गया है। भले वो अपने में बदलाव ना लाएँ, लेकिन कम से कम लोगों में तो मैसेज जाएगा। तो आपको जी, शुभकामनाएँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहें। हम उम्मीद करेंगे कि जो एंकर्स हैं, जो चैनल्स हैं, वो आपको कम मौका दें ऐसे शिकायत करने का, हम ये उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हमें जी, लगता है कि ऐसा होगा नहीं। बहुत शुक्रिया इंद्रजीत हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।